एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बीएनएसएस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। प्रोसीजर बताता है किस चीज का? क्रिमिनल ट्रायल का, ठीक है। तो क्रिमिनल ट्रायल का जो प्रोसीजर बताता है, तो पहले क्रिमिनल कोई अपराध होने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले कोई ऑफेंस करेंगे। ऑफेंस के बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि ऑफेंस जो है 6 तरीके का हो सकता है, ठीक है। 6 तरीके में मैंने नाम भी बताया था। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, और कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। अपन डीप में नहीं जाएंगे वापिस से, नहीं तो फिर उतना ही फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कर लिया था, जिन्होंने नहीं सुना वो लेक्चर देख लीजिएगा पिछले वाला। ये 6 तरीके का अपराध होता है, ठीक है। जब कोई अपराध कॉग्निजेबल नेचर का, ठीक है, होता है। कॉग्निजेबल नेचर का मतलब हीनियस, ठीक है, हीनियस, ठीक है। जब कोई हीनियस अपराध होता है और उसकी सूचना पुलिस वाले को मिलता है, तो पुलिस एफआईआर दर्ज करता है, ठीक है। तो कौन से अपराध में पुलिस एफआईआर दर्ज करता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब हीनियस अपराध, जैसे ये रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया, ये सारे जो अपराध हैं वो हीनियस नेचर के हैं, ठीक है। दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या है? ये इतना हीनियस नहीं होता, ठीक है, लेस हीनियस है। तो इसमें पुलिस क्या लिखता है? एनसीआर, ठीक है। जब पुलिस एनसीआर लिखता है तो पुलिस फिर उस मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ठीक है। वो सीधा मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं। अब मजिस्ट्रेट को जो करना है वो करेंगे, ठीक है, एनसीआर के केस में, ठीक है। जब पुलिस को हीनियस ऑफेंस की सूचना मिलती है तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं, ठीक है। एफआईआर दर्ज करते ही पुलिस के पास पावर हो जाता है कि वो उस पर्टिकुलर मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। इतना पावर उनके पास मिल जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के साथ ही सबसे पहले वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले मौकाए वारदात पे जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्राइम सीन। क्राइम सीन हिंदी में घटना स्थल बोलते हैं इसको, ठीक है, घटना स्थल। वहां जाते हैं, फिर वहां पे क्या करेंगे? अगर किसी मर्डर का सूचना मिला था, एक बात और यहाँ पे याद रखना, पुलिस को किसी भी गंभीर अपराध की सूचना, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना, जो भी व्यक्ति देगा वो इन्फॉर्मेंट कहलाएगा, ठीक है। कोई भी दे सकता है। अगर मैं उस रास्ते से जा रहा था, मैंने देखा किसी का मर्डर हो रहा है, तो मैं भी जाके पुलिस स्टेशन में दे सकता हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए पुलिस की गाड़ी जा रही थी, ठीक है, और पुलिस के गाड़ी के सामने ही जैसे ही पुलिस ने देखा कि एक बंदे का कोई मर्डर कर रहा है, तो उस केस में पुलिस खुद भी इन्फॉर्मेंट हो सकता है, ठीक है। तो पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति को इन्फॉर्मेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है, ये भी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। तो अपन पुलिस को एफआईआर लिखा दिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के साथ ही सबसे पहले वो क्या करते हैं? क्राइम सीन पे जाते हैं, ठीक है, घटना स्थल पे जाना रहता है उनको। और अपने साथ वो एक पुलिस डायरी रखते हैं, ठीक है। उस पुलिस डायरी में वो पुलिस वाला एफआईआर कब दर्ज किया था, ठीक है, और उसके बाद वो क्या क्या स्टेप ले रहे हैं और कितने बजे कौन से दिन ले रहे हैं, वो सारा रिपोर्ट उनको उसमें लिखना रहता है, ठीक है। क्योंकि उनको आगे कोर्ट में बताना होता है चार्जशीट के टाइम पर कि वो किस दिन कहाँ पे किससे मिले थे, किससे इंक्वायरी किए थे, किसका विटनेस का गवाही लिए थे, ठीक है। तो पुलिस डायरी में पुलिस एफआईआर दर्ज करने के साथ ही वो हर डिटेल लिखता है जो उस केस से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जैसे मान के चले एफआईआर दर्ज हुआ 10 तारीख को सुबह के 11 बजे, ठीक है। पुलिस घटना स्थल पे गया 12 बजे, ठीक है, 12 बजे उसी दिन। फिर पुलिस घटना स्थल पे पहुंचा क्राइम सीन पर, तो वहां 2 विटनेस मिला। 2 विटनेस का नाम अनुज और श्याम था, ठीक है। दोनों की गवाही पुलिस ने 2 बजे ली, ठीक है। दोनों के सिग्नेचर भी उन्होंने लिए, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब शुरू करता है ना, तो वो हर एक डिटेल अपने पास अपने पुलिस डायरी में लिख के रखता है, ठीक है।
ताकि उनको जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना हो कोर्ट में, जिसको चार्जशीट बोला जाता है या पुलिस रिपोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है, तो वो जब फाइल करे तो कोर्ट को सारी चीजें समझ में आए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुआ क्या क्या था। ठीक है, ये बात याद रखना। तो जब पुलिस डायरी में सारी चीजें लिखी जाती है तो वो लास्ट में पुलिस को काम आता है चार्जशीट फाइल करने के टाइम पर कि हमने ये सारी चीजें की थी। ठीक है, तो घटनास्थल पर आके पुलिस ने क्या किया, घटनास्थल पर आके पुलिस ने जो भी गवाह था वहां पे उसका जो है गवाही लिया, पंचनामा, अगर मर्डर हुआ है तो वहां पे पंचनामा वगैरह बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई वेपन मिला है तो वो उसका सर्चिंग करेगा, वेपन ढूंढेगा। ठीक है, इसके बाद उसके आधार पर अगर कोई किसी बंदे पर शक होगा कि इसने अपराध किया है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, सब कुछ होने के बाद पुलिस का शक कहीं ना कहीं तो जाएगा। ठीक है, वहां पे मर्डर हुआ है, वेपन मिल गया, फॉरेंसिक हो गया। ठीक है, इसके बाद गवाह दो चार मिल गए, वो सब ने बताया कि भाई ये बंदा था, पुलिस को क्लू मिल गया। अब पुलिस उस बंदे को अरेस्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे ही अरेस्ट करेगा तो 24 घंटे के भीतर, ठीक है, उनको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा तो मजिस्ट्रेट के पास, अब यहाँ से हमारी शुरू होती है पिछले वाली। ठीक है, अब मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या कर सकता है, या तो उसको पुलिस कस्टडी में भेज देगा, ठीक है, या तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। पीसी और जेसी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पीसी या जेसी। पीसी इसलिए दिया जाता है किसी भी मामले में जो संगीन मामला हो, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो अपराध होते हैं तो उसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 24 घंटा कम लगता है। ठीक है, उनका ये मानना रहता है कि हो सकता है इसमें और भी अक्यूज्ड हो सकता है इसका लिंक कहीं और तक गया हो। ठीक है, तो पुलिस जो है कोर्ट में शुरू में ही यही बोलती है जाके कि सर इस मामले का जांच चल रहा है, हमें 4 दिन का और मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए, ताकि मैं इस अपराध के पीछे का जो लिंक है मैं उसको बारीकी से मतलब वो कर पाऊं, इन्वेस्टिगेट कर पाऊं। ठीक है, मजिस्ट्रेट को भी लगता है कि सही बात है, मर्डर हुआ है तो इसमें लिंक हो सकता है बहुत सारे लोगों का, तो 4 दिन देना चाहिए। हालांकि जो अब डिफेंस लॉयर होते हैं, जो अक्यूज का वकील होता है, वो उसका भी विरोध करते हैं कि सर 24 घंटा तो ऑलरेडी इन्होंने ले लिया है, अब इनको 2 दिन भी दिया जाए तो बहुत है, 4 दिन किसी भी अपराध के लिए बहुत है ना। ठीक है, तो अगर कोर्ट कंसीडर करता है वकील का आर्ग्यूमेंट तो 2 ही दिन का देगा, नहीं तो 99% जो है जज जो है 5 दिन का कस्टडी देता ही देता है। ठीक है, किसी भी अपराध में जो बड़े नेचर के हैं। छोटे मोटे का है तो उसमें तो कोर्ट समझता है कि नहीं इसको जेसी पे ही जाने दो, पुलिस को बोलता है तुमको इसकी जरूरत नहीं है ना, तुमको इन्वेस्टिगेशन करना है, तुम करते रहो, इसको मैं जेल भेज देता हूँ। ठीक है, हमेशा याद रखना वकील के नजर में एक बार जेसी मिला तो समझ लो बेल का रास्ता खुल गया। ठीक है, जब तक पीसी में रहेगा आप बेल एप्लीकेशन आपका आप लगा सकते हो लेकिन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो लोग नहीं लगाते। ठीक है, जेसी में गया बेल मिलने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी वकील जो होता है वो चाहता है कि पीसी न देके जेसी दिया जाए। पीसी में एक और खतरा ये रहता है कि वो मार पीट के कहीं उगलवा न ले। ठीक है, किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है और पुलिस के कस्टडी में है तो पुलिस चाहेगा तो बल प्रयोग करके उससे उगलवा भी सकता है ना। तो इसीलिए जो वकील होता है वो कोशिश करता है कि पीसी ना ही मिले। ठीक है, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है 4-5 दिन का देता है। तो हम यहाँ पर थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो पीसी और जेसी, तो मान के चलिए पुलिस ने जज ने पीसी 5 दिन का दे दिया कि हाँ ठीक है आप लोग 5 दिन रखो अपने पास, इन्वेस्टिगेट करके फिर 5 दिन बाद आना। अब 5 दिन बाद ठीक है वापिस से वो लोग आएंगे, वापिस से वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब क्या है, सरकारी वकील। ठीक है, आपको बता दूं जब कोई भी अपराध होता है जो हीनियस नेचर का होता है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता है। ठीक है, वो सोसाइटी के खिलाफ होता है, वो पूरे स्टेट के खिलाफ होता है, वो पूरे देश के खिलाफ होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें सरकारी वकील उस विक्टिम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सरकारी वकील को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। आपसे 2 मार्क्स के लिए सवाल कई बार पूछा गया है, डिफाइन पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। सरकारी वकील को ही पुलिस अपनी बात बताएगा ना कि भाई ये ऐसा ऐसा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये रहता है।
तो अब मान के चलिए 5 दिन का पीसी मिला था, आ गए। अब सरकारी वकील भी आया, पुलिस भी आया, डिफेंस लॉयर भी आया, अक्यूज को भी उठा के लाया गया। ठीक है, अब कोर्ट बोलेगा कि अब क्या है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो पुलिस बोलेगा कि मुझे 2 दिन का और चाहिए। अब डिफेंस लॉयर बोलेगा सर 5 दिन तो दे दिए थे, अब इसकी क्या जरूरत है। तो कोर्ट बोलेगा ये बात तो सही है। ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं, अभी पीसी नहीं, अभी जेसी में जाने दीजिए। आपको लगेगा तो आपके पास तो अभी अधिकार हो गया है ना कि आप कभी भी 40 दिन के अंदर ले लो, तो ले लेना बाद में। ठीक है, ऐसा पहले ऐसा नहीं था, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया होगा। पहले ऐसा था कि कोई भी पुलिस कस्टडी अगर किसी पुलिस वाले को चाहिए तो 15 दिन इनिशियली लेना होता है, शुरुआती में। अगर आपने 5 दिन लिया, ठीक है, और बाद में बोला कि नहीं अब नहीं चाहिए, तो कोर्ट ने उसको जेसी दे दिया, तो अब आप क्लेम नहीं कर सकते थे पीसी। ठीक है, लेकिन नए वाले में ऐसा कर दिया है कि पीसी 15 दिन है तो वो 15 दिन पुलिस कभी भी ले सकता है। लेकिन शर्त यहाँ पे ये था कि 10 साल से ऊपर के मामले में कितना दिन था चार्जशीट का, 90 दिन, बराबर। तो 90 दिन में उनको 60 दिन तक लेने का अधिकार दे दिया है नए वाले में। ठीक है, और 10 साल से कम वाला जो पनिशमेंट था उसमें 60 दिन है चार्जशीट फाइल करने के लिए। तो 60 दिन में पुलिस वाला जो है 40 दिनों के भीतर कभी भी पुलिस कस्टडी ले सकता है, भले वो जेल में हो, जेसी में हो। ठीक है, ये प्रावधान बीएनएसएस में कर दिया गया। ठीक है, तो मान के चलिए 5 दिन का पीसी मिला था, अभी वापिस से लेके आया तो पुलिस ने बोला 2 दिन का चाहिए। अपोजिट काउंसिल ने कहा, डिफेंस लॉयर ने कहा कि नहीं अब नहीं देना चाहिए, कोर्ट ने नहीं दिया, कोर्ट ने जेसी में भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेल का रास्ता खुल गया। ठीक है, तो अब जो डिफेंस लॉयर है वो अगले ही दिन बेल एप्लीकेशन लगा देगा। बेल एप्लीकेशन लगाएगा तो 99% जो है बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, 99%। ठीक है, अगर हीनियस ऑफेंस रहा तो। क्यों हो जाता है, क्योंकि 99 जो मैजिस्ट्रेट, जिस मैजिस्ट्रेट के पास केस गया है, बराबर, उसके पास मर्डर के केस का अधिकार ही नहीं है, बराबर। तो वो क्या करते हैं, वो पहले तो बेल एप्लीकेशन लगाया गया तो वो बोलेगा भाई पहले चार्जशीट आने दो, मुझे पता तो चले कि कौन कौन सा धारा इसमें अभी लगने वाला है या कौन कौन सा धारा नहीं लगा है। ठीक है, तो चार्जशीट होने के बाद हम बेल एप्लीकेशन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन वकील साहब का जिद रहता है कि नहीं लगा देंगे तो क्लाइंट से वसूल हो जाएगा जो ही कुछ, बराबर, तो वो लगा देते हैं। तो बेल एप्लीकेशन अगर छोटा मोटा मामला रहा तो जो मजिस्ट्रेट बेल कंसीडर कर लेता है, लेकिन 99% केस में जो सेशन ट्राइबल मैटर होते हैं उसमें वो बेल नहीं देते। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर वो मैटर के वो बेल एप्लीकेशन लेके आप जाओ सेशन कोर्ट में। ठीक है, सेशन कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगा, ये होता है कि वो बेल मिल जाता है। ठीक है, वो एफआईआर के आधार पर भी बेल दे देते हैं। बेल मिल गया, वहां पे एक मामला खत्म हो गया। अब क्या करेगा, अब पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करेगा। पुलिस चार्जशीट फाइल कब करता है मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं, जब कोई अक्यूज, ठीक है, बेल पर हो। तो ये कंडीशन नहीं है चार्जशीट फाइल करने वाला, जो ये बोला था ना अभी कि 10 साल से ऊपर का मामला है तो 90 दिन में पुलिस चार्जशीट फाइल करेगा, और 10 साल से कम का अगर पनिशमेंट है उसमें तो पुलिस 60 दिन में चार्जशीट फाइल करेगा। अगर वो चार्जशीट 60 दिन में और 90 दिन में नहीं फाइल करता है तो अक्यूज्ड को बेल मिल जाता है, जिसको डिफॉल्ट बेल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये शर्त वहां पे लागू नहीं होता है जहां पे अक्यूज्ड बाहर हो। ठीक है, अक्यूज्ड जब जेल में होता है तब ये डिफॉल्ट वाला सीन अराइज होता है कि चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। अगर किसी भी कारण से मान के चलिए सेशन कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया बेल एप्लीकेशन, ठीक है, तब तो वो जेल में रहेगा। अब जेल में रहेगा, अगर अब जेल में है और पुलिस ने 60 दिन या 90 दिन में अगर ये चार्जशीट फाइल नहीं किया, तब वो उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसको बेल मिल गया था पहले ही तो पुलिस को 60 दिन और 90 दिन नहीं चाहिए चार्जशीट फाइल करने के लिए, फिर वो अपने हिसाब से चार्जशीट फाइल करेगा। ठीक है, क्योंकि पुलिस के पास भी बहुत सारा काम है ना, एक काम तो पुलिस वाले के पास भी नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ूं। अब देखिए उसको बेल सेशन कोर्ट में गया, उसको बेल मिल गया। ठीक है, बेल मिल गया, एक मामला खत्म। अब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। चार्जशीट का मतलब क्या होता है, चार्जशीट का मतलब होता है जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया उस मामले में। ठीक है, तो अब तक क्या निकल के आया है, तो जब पुलिस अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, अपना फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करता है, तो उसको बोला जाता है चार्जशीट, या कोई कोई उसको पुलिस रिपोर्ट भी बोलते हैं।
ठीक है। तो आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है डिफाइन चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट। तो क्या बोलोगे? जब पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिलता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का और फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो रिपोर्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट। ठीक है। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद वो रिपोर्ट क्या करता है? पुलिस वाला लेके मजिस्ट्रेट को सौंप देता है कि सर इस मामले में ये पूरा कहानी है। ठीक है। तो ओवरऑल जो भी उनको मिला होगा इन्वेस्टिगेशन के दरमियान वो सारी चीजें कोर्ट में रख देगा। अब मजिस्ट्रेट के कोर्ट के पास रख दिया। अब मजिस्ट्रेट देखेगा चार्जशीट में क्या क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो चार्जशीट में क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है पार्टी का नाम, ठीक है, कि किसने कंप्लेन किया था और किसके खिलाफ किया था। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है जिसके खिलाफ करते हैं ना वो अननोन भी हो सकता है। मान के चलिए मैं जा रहा था, मैंने देखा कि एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा हुआ है मलाड स्टेशन पे। ठीक है। तो मैं तो कोर्ट में पुलिस स्टेशन पे गया, मैंने बोल दिया कि एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा था, मुझे लगता है कि किसी ने मर्डर कर दिया क्योंकि उसके पेट पे चाकू लगा था। अब मैंने तो बंदे को देखा नहीं कि किसने मारा, तो मैं वहां पर जो रिपोर्ट लिखाऊंगा तो मैं वहां पे लिखाऊंगा कि अननोन पर्सन, ठीक है, जिसको मैं नहीं जानता हूं। तो एफआईआर जो चार्जशीट होगा उसमें भी नाम क्या रहेगा? अननोन। मतलब उसका कोई नाम वाम नहीं था, अभी पूरा हम जांच वाच करेंगे इसके बाद पता चलेगा, ऐसा। ठीक है। तो हालांकि जांच वाच होने के बाद पता चल जाता है ना कि कौन था, तो चार्जशीट में वो अननोन नहीं रहता, चार्जशीट में नाम आ जाता है। एफआईआर में अननोन रहता है क्योंकि एफआईआर तो प्राइमा फेसी वो लिखाता है ना कंप्लेनेंट, उसको तभी नहीं मालूम रहता, बराबर। तो चार्जशीट का क्या क्या रहता है? दोनों पार्टी का नाम रहता है, एक कंप्लेनेंट का नाम रहेगा जिसने कंप्लेंट किया है और जिसके खिलाफ किया है उसका नाम रहेगा अक्यूज्ड का। ठीक है। याद रखना क्रिमिनल मैटर में जो कंप्लेन लिखाता है, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेंट बोलते हैं या कंप्लेनेंट बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। उसमें जिसको नुकसान होता है उसको विक्टिम कहा जाता है। ठीक है। जिसको भी नुकसान हुआ रहेगा, ठीक है, उसको विक्टिम बोला जाएगा और जिसके ऊपर उसको नुकसान पहुंचाने का आरोप रहेगा उसको बोला जाता है अक्यूज्ड। ठीक है। अक्यूज्ड और विक्टिम और कंप्लेनेंट, ये तीन के ऊपर पूरा क्रिमिनल मैटर घूमता है। ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे दोनों पार्टी का नाम लिख दिया हमने, किसने कंप्लेन किया था और किसके खिलाफ किया था। अब अपराध का सूचना जो पुलिस को मिला था वो किस तरीके से मिला था? ओरल मिला था या रिटर्न में मिला था या उनको जो है सूचना जो मिला वो कॉल करके मिला था या पुलिस को जो है किसी ड्राफ्ट के माध्यम से मिला था? किसी भी तरीके से उस अपराध की सूचना पुलिस को जैसे मिली वो भी उसमें मेंशन होगा। मेल के थ्रू मिला, लिखा होगा मेल। ठीक है। ऐसा रहता है। इसके बाद पुलिस को सूचना कैसे मिली वो बता दिया आपने। इसके बाद रहेगा शिकायतकर्ता का, जो भी शिकायतकर्ता रहेगा कंप्लेनेंट, उसने अपने कंप्लेन में क्या कहा था वो सारी जानकारी उसमें रहेगी कि कंप्लेन आई थी और कंप्लेन ने ऐसे ऐसे जानकारी हमारे से साझा करी, तो ये भी उसमें रहेगा। ठीक है। इसके बाद रिपोर्ट रहेगा, मेडिकल रिपोर्ट। अक्यूज्ड को अरेस्ट किया था तो उसका भी मेडिकल रिपोर्ट लिया होगा। अगर वहां पे डेड बॉडी मिला था तो उसका भी तो मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है। अगर पोस्टमार्टम हुआ रहेगा तो वो रिपोर्ट, तो जो भी रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट रहेगा वो भी चार्जशीट में संलग्न रहेगा। ठीक है। अगर अक्यूज्ड को अरेस्ट करने की जरूरत पड़ी थी उस मामले में, ठीक है, तो अरेस्ट कब किया गया था वो भी लिखा रहेगा। ठीक है। इसके बाद वहां पे अगर किसी गवाह का गवाही लिया गया था, उसका नाम क्या था, उसको उससे गवाही कब ली गई थी, वो भी सारा डिटेल उसमें रहेगा। ठीक है। विटनेस का स्टेटमेंट बोलते हैं वो। अगर वहां पे कोई वेपन मिला था, सपोज, ठीक है, मर्डर हुआ था तो वहां पे वेपन मिला, वेपन भी वहां पे जो मिला था वो भी चार्जशीट में संलग्न रहेगा। ठीक है। घटना स्थल का जो मैप है वो भी उसमें चार्जशीट में संलग्न रहेगा। ठीक है। अटैच रहेगा, संलग्न का मतलब अटैच। जैसे मान के चले मर्डर हुआ था तो मर्डर आपने देखा होगा कि मर्डर के बॉडी के चारों तरफ वो व्हाइट चूना डालते हैं। ठीक है। किस शेप में मिला था उसका फोटोग्राफी होता है, उसके मुंडी के साइड, उसके मुंह के साइड क्या था, उसके पांव के साइड क्या था, उसके राइट हैंड साइड में क्या था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ये भी नक्शा उसमें संलग्न रहता है, अटैच रहता है। ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट
उस केस के अंदर पुलिस वाले के पास जमा हुआ होगा, वो सारा डिटेल्ड पेपर उस चार्जशीट में जमा रहेगा। ठीक है, अगर कहीं पे फोटोग्राफी लिया गया है, वीडियोग्राफी किया गया है, फॉरेंसिक रिपोर्ट लिया गया है, ठीक है, वो भी उस चार्जशीट में रहेगा। तो ये सारी चीजें किस में रहती है? चार्जशीट में रहता है। इसी को बोलते हैं चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट, तीनों नाम एक ही चीज है। ठीक है, तो हो गया ना, ये कुल मिला के पुलिस तो यही करता है ना इन्वेस्टिगेशन में, तो अपना पूरा डिटेल के साथ कोर्ट में दे देता है। अब कोर्ट के पास सारा चीज आ गया कि पुलिस ये मजिस्ट्रेट के पास कि ये कंप्लेंट कैसे आया था, ठीक है, इसमें अक्यूज्ड कौन है, कौन सा अपराध हुआ है, नेचर क्या है अपराध का, चाकू मिला है इसका मतलब मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है तो मतलब 302 लगेगा, 302 का मतलब 10 साल से ऊपर का सजा, बराबर, 10 साल से ऊपर का सजा मतलब मेरे अधिकार से बाहर। ठीक है, आपको पता होगा कि मजिस्ट्रेट के पास जो है 10 साल से ऊपर का अपराध का सजा देने का अधिकार नहीं है, बराबर। तो वो क्या करेंगे फिर? वो देखो, जब आप ये मजिस्ट्रेट के पास जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 23 में 3 साल तक का ही सजा देने का अधिकार है। आपको मैंने बताया था मजिस्ट्रेट से ये फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, उनको 3 साल तक का था ना जेल भेजने का अधिकार और 50,000 तक का जुर्माना, बराबर। तो ये तो नहीं कर सकते उस सजा का, उस मैटर का आगे का ट्रायल। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो सेक्शन 22 के तहत सेशन कोर्ट को वो मामला सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, कि भाई ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और सेक्शन 22 में सेशन कोर्ट के पास डेथ पेनल्टी तक देने का अधिकार है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि वो कंफर्मेशन लेंगे हाई कोर्ट से। ठीक है, तो वो सेशन कोर्ट को सबमिट कर देंगे। अब सेशन कोर्ट में फिर वो ट्रायल शुरू होगा। ठीक है, ट्रायल शुरू होगा तो क्या होगा? दोनों पार्टी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और डिफेंस लॉयर है, वो दोनों तो अपने अपने गवाह रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर खाता खोलता है। ठीक है, खाता खोलने का ये मतलब ये है कि सबसे पहले विक्टिम को बुलाया जाएगा। ठीक है, विक्टिम को बुलाने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरू करेगा। सबसे पहले मैटर पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरू करता है। विक्टिम से पूछेगा, अगर मान के चले कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, रेप हुआ था, ठीक है, या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सपोज, तो यहाँ पे पीपी क्या पूछेगा लड़की से कि भाई आप उस दिन कहाँ थी, उस दिन वहां पे क्या कर रही थी, ठीक है, उस दिन आप जॉब पे क्यों नहीं गई थी, ये सारी चीजें पीपी पूछ लिया। ठीक है, पीपी का हो गया। इसके बाद जज बोलेगा डिफेंस लॉयर को, क्या आपको क्रॉस करना है? ठीक है, तो डिफेंस लॉयर बोलेगा हाँ मुझे करना है, फिर वो करेंगे। तो जैसे मान के चले यहाँ पे जो है ना, कोई भी हीनियस क्राइम हो उसमें बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये 99% डिपेंड करता है डिफेंस लॉयर पर, ठीक है, अक्यूज्ड के वकील पर। अगर अक्यूज्ड का वकील स्ट्रांग नहीं है तो बेल मिलने का चांस है ही नहीं, या केस जीतने का चांस है ही नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ क्रॉस कैसे होता है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कोर्ट्स में। ठीक है, तो एक बूढ़ा था, ये मैं मेरे आंख के सामने हुआ था लाइव। एक बूढ़े अंकल थे, उसको एक लड़की ने, यंग लड़की थी 18-19 साल की थी, कार चला रही थी, उस लड़की ने उसको बूढ़े को ठोक दिया। ठीक है, पीछे से वो बूढ़ा गिर गया और उसके कमर में चोट वोट लग गया। तो ये मैटर कोर्ट में आया था। तो उस बूढ़े से, क्योंकि यहाँ पे बूढ़ा जो है विक्टिम हो गया, ठीक है, क्योंकि उसको नुकसान हुआ है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उस बूढ़े से पूछा कि अंकल आपको जो चोट लगा वो टाइम क्या था? तो वो बोले सुबह का 7 बज रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सुबह के नहीं, सॉरी, शाम के 7 बज रहे थे। ठीक है, 7 या 6:30 कुछ ऐसा बोल रहा था। तो ये बोले कि 6:30 बज रहा था। ठीक है, आपको कहाँ लगा? तो बोल रहा है कमर में लगा, अभी भी यहाँ पे मेरे को 2 स्टील लगा है, तब मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, तो ये आपको कौन हॉस्पिटल लेके गया? तो बोले तब तक मेरे बच्चे आ गए, तो मुझे जो है मेरे बच्चे लोगों ने मुझे उठा के, मेरी वाइफ ने भी उठा के मुझे हॉस्पिटल लेके आया। ये उस बूढ़े का बयान था। अब डिफेंस लॉयर की बारी थी। ठीक है, अब डिफेंस लॉयर आ गया, वो बोलता है अंकल ये इस लड़की को जानते हो आप? तो बोलता है हाँ हाँ जानता हूँ, यही तो ठोकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्रॉस क्या होता है।
तो उन्होंने बोला योर लॉर्डशिप इनके बयान को नोट किया जाए। इन्होंने बोला है कि इन्होंने देखा, ठीक है, जबकि ये जो एक्सीडेंट हुआ था उस समय पे ये अंकल आगे के तरफ जा रहे थे और लड़की ने पीछे से ठोका, वो सीधा धराम हो गए। तो वो कैसे देख लिए कांच के अंदर की लड़की यही थी? जब चार चक्का कोई चलाता है तो आगे कांच रहता है, ये बूढ़ा गिर गया तो आगे गिरा होगा, बराबर, तो गिरा तो ये बूढ़ा इतना इसका आंख तेज नहीं रहा होगा शार्प कि वो कांच के अंदर से लड़की को देख ले कि यही थी, बराबर। इसका मतलब है कि इसको किसी ने बताया कि ये लड़की थी। पहली पॉइंट, जज भी सदमे में आ गया कि हाँ यार, जब किसी को ठोका तो वो तो देखने के दृश्य वो उसमें रहा ही नहीं होगा, अगर वो देख भी लिया तो कांच के अंदर से कैसे देख लिया कि यही लड़की थी और दावे के साथ कह सकता है कि ये लड़की थी? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सर आप जो चल रहे थे कहाँ चल रहे थे? इस लड़की ने क्या पार्क में आके आपको ठोक दिया? तो बोलते हैं नहीं, मैं रोड के साइड में चल रहा था, ठीक है। तो ये वकील ने बोला कि सर, डिफेंस लॉयर ने, कि सर ये रोड का साइड नहीं है, रोड के बीच में चल रहे थे। जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो या इवनिंग वॉक करते हो उसके लिए गार्डन बनाया गया। अब आप हाईवे पर रोड साइड में आप चलोगे और ये उम्मीद करोगे कि ये गार्डन है और आप चलोगे और आपको किसी लड़की के कार से टच हो जाता है तो आप बोलोगे कि इसने मुझे मार दिया या चढ़ा दिया, ये गलत है ना। जब पार्क बनाया गया है तो आप क्या जरूरत था कि हाईवे पे आके आप मॉर्निंग वॉक करो या इवनिंग वॉक करो, वो भी रोड साइड में एकदम बीचों बीच। जज भी आ गया इसमें लाइन में कि हाँ यार, जब गार्डन है पार्क है तो आपको वहां चलना चाहिए, अब आप बीच रोड में चलोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, ये होगी दो बात। तीसरी बात, ये जेसी ने, ये डिफेंस लॉयर ने बोला आपको जब चोट लगा, ठीक है, तो वहां पे आपको कौन लेने आया था हॉस्पिटल? तो बोल रहे हैं मेरी बेटी और मेरी वाइफ आई थी लेने के लिए, ठीक है। तो बोल रहे बेटी और वाइफ को किसने इन्फॉर्म किया? तो वो बोल रहे हैं कि वहीं पे एक दो लोग थे तो उन्होंने इन्फॉर्म किया तो वो लोग आए, तो उनकी बेटी और वाइफ ने बताया था कि ये लड़की थी, ठीक है। वो बूढ़े ने खुद से देखा ही नहीं कि ये लड़की थी या नहीं। हो सकता है आपसी रंजिश के कारण ये बता दिया हो कि यही लड़की थी। अब कोर्ट आ गया संदर्भ में कि भाई अब क्या हो। तो मैं बता रहा हूं कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऐसे होता है, ठीक है, कि आपको जज को कन्विंस करना रहता है कि ये जो है हादसा, ये महज एक हादसा है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं था इसको ठोकने का या ऐसा, ठीक है। और जब महज एक हादसा होता है तो फिर कोर्ट वो करते हैं कि भाई इसकी गलती नहीं दिख रही है, तो इसका इंटेंशन नहीं दिख रहा है तो इसको बेल मिल जाए, ऐसा रहता है, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है, ठीक है, फिर और बहुत सारे विटनेस रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना विटनेस लाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है पीडब्ल्यू शॉर्ट में, ठीक है। मतलब विक्टिम के तरफ से अगर कोई गवाह है तो उसको बोला जाएगा पीडब्ल्यू। अगर कोई अक्यूज्ड के तरफ से गवाह है तो उसको बोला जाएगा डीडब्ल्यू, ठीक है। डीडब्ल्यू का मतलब डिफेंस विटनेस, पीडब्ल्यू का मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब ये विटनेस बहुत सारे होते हैं, PW1, PW2, PW3, PW4, बहुत सारे विटनेस है तो बहुत सारे नाम, ठीक है। तो PW1, PW2 सुरेश कुमार हाजिर हो, PW3 महेश कुमार हाजिर हो, ऐसे बुलाया जाता है कोर्ट में, ठीक है। तो अगर डिफेंस लॉयर है तो DW2 राजू आइए कोर्ट में, ऐसा मतलब एक बता रहा हूं तो ऐसे। तो डिफेंस लॉयर जब विटनेस लाता है तो DW और पब्लिक प्रोसिक्यूटर PW, ठीक है। अब विटनेस, हर एक विटनेस आएगा, पहले पीपी को उसको पूछेगा, तो जब पीपी सवाल पूछता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है चीफ एग्जामिनेशन, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है वकील, ठीक है, अपने ही गवाह से जब एग्जामिनेशन करता है तो उसको चीफ एग्जामिनेशन बोला जाता है, ठीक है। और जब वकील दूसरे पार्टी के गवाहों से गवाही लेता है तो उसको बोला जाता है क्रॉस करना, ठीक है। जैसे मान के चले विक्टिम पक्ष का कोई विटनेस है, अब डिफेंस लॉयर उससे गवाही लेगा, ठीक है, पूछेगा, तो ये क्या पूछेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उसको बोला जाता है क्रॉस। तो जब डिफेंस मतलब एक पार्टी का वकील दूसरे पार्टी के विटनेस से जब गवाही कराता है तो उसको क्रॉस बोला जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। और जब खुद का ही गवाह का उसी का वकील जब गवाही लेगा तो उसको चीफ एग्जामिनेशन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे गौर करने वाली बात एक और है कि जब कोई चीफ एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें एक सेकेंड, कौन सा सवाल नहीं पूछा जा सकता था?
एक सेकंड दे दो। हाँ, बहुत मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हैं आपका स्कैंडलस क्वेश्चन, ठीक है, ये याद रखना। और चीफ में भी नहीं पूछ सकते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कोई सवाल रहता है जिसमें जवाब छिपा हुआ होता है, ठीक है। किसी ने कुछ लिखा क्या? हाँ, करेक्ट करेक्ट, मयूरी पन्हाले ने सही किया। लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है, उसको बोला जाता है लीडिंग क्वेश्चन। जब कोई ये चीफ एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, चीफ एग्जामिनेशन का मतलब मैं अपने विटनेस से गवाही ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस समय पे मैं लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है हिंट देना। एग्जाम्पल फॉर, मैं अपने गवाह से पूछ रहा हूं कि जब आपको चोट लगा था, ठीक है, तो आपको कहाँ ले गया गया था? अंबानी हॉस्पिटल में लेके गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपने गवाह को बता रहा हूँ कि बोलो कोर्ट को कि तुमको अंबानी हॉस्पिटल लेके गया था चोट लगने पर, ठीक है। तो आप ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते जिसमें आप जवाब भी उसको दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन लिया जाता है। योर लॉर्डशिप, ये लीडिंग क्वेश्चन है। मतलब आप अपने गवाह से सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि जब आपको चोट लगा था तो आपको कहाँ ले गया गया था, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि आपको अंबानी हॉस्पिटल ले गया गया था ना, नहीं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ इतना पूछना है कि आपको चोट लगा था तो आपको कहाँ लेके गया था, ठीक है। ये होता है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन में अगर आपने ये बोल दिया, ठीक है, कि आपको अंबानी हॉस्पिटल लेके गया था ना चोट लगने के बाद, तो ये कवर हो जाएगा लीडिंग क्वेश्चन में कि आपने हिंट दे दिया, ठीक है। तो चीफ एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। स्कैंडलस क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा कोई सवाल जिससे चरित्र हनन हो, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर, मैं किसी लड़की से रेप विक्टिम है और मैं किसी लड़की से पूछ रहा हूँ कि आपके साथ जो रेप हुआ था वो दिन में हुआ था या रात में हुआ था? तो रात में हुआ था। कैसा लगा आपको रेप जब वो कर रहा था, कैसा लगा? मतलब कुछ बताएंगे? क्या है ये चरित्र हनन है। ये आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई सवाल जिससे महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वो स्कैंडलस क्वेश्चन में आएगा और ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और चीफ एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो मान के चलिए 4-5 गवाह था, हमने उनकी गवाही ली, सामने वाले ने उसका क्रॉस लिया, ठीक है, हो गया ये सब। अब कोर्ट बोलेगा फाइनल आर्ग्यूमेंट पे आइए, ठीक है। फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा, ये बोलेंगे, फाइनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, ये बोलेंगे लास्ट में कि सर इतना गवाही दे दिया है मैंने, इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है तो इसको ज्यादा से ज्यादा सजा देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इसका फाइनल। डिफेंस लॉयर बोलेगा कि सर ये कंसेंसुअल था, लड़की ने स्वेच्छा से इसके साथ गई थी होटल में, ठीक है, और यहाँ पे लड़के का भी उम्र बहुत कम है, लड़के का पूरा करियर बचा हुआ है, ठीक है। तो माय लॉर्ड से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम सजा दिया जाए, ठीक है। हो गया ये फाइनल आर्गुमेंट, ठीक है। अब कोर्ट एक डेट निर्धारित करेगा जिसमें जजमेंट आएगा, ठीक है। हो सकता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का डेट दे, ठीक है। हो गया, अगले तारीख को आया, जज जो है शाम को फैसला सुनाएगा, तो लड़का बरी होगा या लड़का कन्विक्ट होगा। तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन या अक्विटल, अक्विटल, ठीक है। अक्विटल होगा तो मतलब लड़का निर्दोष था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है। एक होता है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है कि लड़के के ऊपर अभी तक में कोर्ट को सब कुछ मिला जो अपराध को उसके पूर्ति करता है, इसीलिए कोर्ट ने उसको दोषी माना और उसको सजा दी, ठीक है। तो अक्विटल का मतलब दोष मुक्ति और कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और एक बार एक चीज और याद रखना, डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है जब कोई ये एफआईआर होता है ना, तो उस टाइम पर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में रिपोर्ट देता है तो कोर्ट को लगता है कि नहीं यार इसके खिलाफ तो कोई मामला बनता ही नहीं,
ठीक है। तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज का मतलब मैं फिलहाल अभी तुमको छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। अगर बाद में चार्जशीट वार्जशीट होने के बाद अगर कोई ऐसा एविडेंस आता है बाद में, ठीक है, जिसमें लगता है कि तुम अपराधी हो, तो तुमको फिर से बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दरमियान अगर उसके खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज करना। तो ये है आपका कन्विक्शन, अक्विटल, फाइनल आर्ग्यूमेंट, लीडिंग क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, विक्टिम, अक्यूज्ड, ये सारी चीजें आपको इसमें कवर कर दिया मैंने। अभी तक में किसी को कोई डाउट हो बोलिए। मैं कुछ और टॉपिक का अभी पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा जजमेंट तक, ठीक है, कि दोनों पार्टी का क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, दोनों पार्टी ने अपना अपना फाइनल आर्ग्यूमेंट दे दिया, ठीक है। इसके बाद जज जो है या तो अक्यूज्ड को कन्विक्ट करेगा या अक्विट करेगा। अक्विट का मतलब है बाइज्जत बरी कर देना, अक्विट कर देना। कन्विक्शन का मतलब है कि भाई वो उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत है, उस वो जो है आरोपी है, दोष सिद्धि बोलते हैं उसको, ठीक है, तो कन्विक्ट कर देगा। तो कन्विक्ट करने के बाद उसको सजा मिलेगा। तो ये दो होने के बाद पार्टी के पास चार ऑप्शन होता है, ठीक है। पहला होता है अपील में जाने का कि भाई चैलेंज करो उस ऑर्डर को। अगर किसी को अक्विटल हुआ है तो सामने वाला पार्टी जाएगा उसके खिलाफ कि अक्विट नहीं होना चाहिए था। अगर किसी को कन्विक्शन हुआ है तो वो जाएगा कोर्ट में कि कन्विक्ट कैसे हो गया, मैं तो कंसेंसुअल किया था, ये तो अपराधी नहीं है, राइट। तो इस तरीके से तो या तो कन्विक्शन के खिलाफ आप जाइए अपील में या अक्विटल के खिलाफ, जैसे भी जाना है। आप चैलेंज करोगे तो अपील में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीजें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। पहला होता है अपील, दूसरा होता है रिव्यू, तीसरा होता है रिवीजन, चौथा होता है रेफरेंस, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है और वो भी शॉर्ट नोट में, 2 मार्क्स में नहीं, शॉर्ट नोट, सॉरी। हाँ, तो देखिए सबसे पहला है अपील। अपील का मतलब लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन को चैलेंज करते हैं हम हायर कोर्ट में, तो उसको बोला जाता है अपील में जाना, ठीक है। रिव्यू का मतलब है उसी कोर्ट के किसी डिसीजन को उसी कोर्ट में फिर से बोलना, रिकंसिडर करने के लिए बोलना रिव्यू कहलाता है, ठीक है। मैंने कोई जजमेंट दिया कि मान के चलिए वंदना मैडम ने ये अपराध किया है, ठीक है। अब मैं वंदना मैडम फिर से एप्लीकेशन लगा सकती है कि आप अपने जजमेंट को, आप अपने ऑर्डर को रिकंसिडर करें, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया है आपने, ठीक है। तो कोर्ट अगर वापस से अपने जजमेंट को रिव्यू करता है ऑर्डर को, तो इसको रिव्यू बोला जाता है। तीसरा क्या था, रिवीजन। रिवीजन का मतलब है कोई लोअर कोर्ट के किसी डिसीजन में कोई ऐसा क्लरिकल एरर है या कहीं पे उन्होंने लॉ को अबाइड नहीं किया, ठीक है, वो लॉ को भूल गए या कहीं पे मिस्टेक कर गए, तो इसके लिए आप हायर कोर्ट में रिवीजन फाइल करते हो, ठीक है। रेफरेंस का मतलब होता है लोअर कोर्ट जब किसी लॉ के ऊपर अटक जाता है, फंस जाता है, तो वो मैटर अपने से हायर कोर्ट को रेफर करते हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करें, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस। उम्मीद है आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आया हो।